एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल पढ़ाकू लोग। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन के बारे में। बट बिफोर दैट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ CS पायल पोपली एंड मैंने आप लोगों के लिए डॉक्ट्राइन्स की एक पूरी सीरीज़ बनाई है जिसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर अभी तक आपने उसे एक्सप्लोर नहीं किया है तो फट से जाके कीजिए। चलिए फिर शुरू करते हैं इस डॉक्ट्राइन को। डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन को समझने से पहले दो चीज़ें हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला हमारा आर्टिकल नंबर 246 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड दूसरा है हमारा 7th शेड्यूल। ये दोनों आपस में लिंक्ड हैं। ये क्या बोलते हैं? आर्टिकल 246 बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन का कि डिसीजन मेकिंग पावर इंडिया में बाइफिकेटेड रहेगी सेंटर और स्टेट के बीच में। और 7th शेड्यूल में डिटेल में मेंशन्ड है कि पावर किस तरह से बाइफिकेटेड होगी। 7th शेड्यूल बोलता है कि इंडिया में 3 लिस्ट बनी हुई हैं। फर्स्ट इज यूनियन लिस्ट, सेकंड इज स्टेट लिस्ट और थर्ड है हमारी कॉन्करेंट लिस्ट। अब इस लिस्ट में है क्या वो समझ लेते हैं। ये बोलते हैं कि यूनियन लिस्ट में ऐसे कुछ मुद्दे दिए हुए हैं जिनके ऊपर डिसीजन मेकिंग की पावर सेंटर के पास रहेगी। ये किस डिसीजन मेकिंग की पावर हो रही है? लॉ बनाने की। मतलब लॉ कौन बनाएगा? तो लॉ इसमें बनाएगा सेंटर। जबकि स्टेट लिस्ट में जो भी मुद्दे दिए हुए हैं, जो भी टॉपिक्स दिए हुए हैं, उस पे लॉ बनाने की पावर रहेगी स्टेट्स की। और कॉन्करेंट लिस्ट में ऐसे कुछ कॉमन मुद्दे दिए हुए हैं जिन पे ये दोनों मिल के लॉज बनाएंगे। और अगर मान लीजिए इनके अलावा कोई और ऐसी चीज़ निकल के आती है जो इन तीनों लिस्ट में मेंशन नहीं है, तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी होगी लॉ बनाने की। एक बार दोबारा से समझा देती हूँ। 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट दी हुई हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। इन सब लिस्ट में डिफरेंट टॉपिक्स मेंशन्ड हैं और जिस लिस्ट में जो भी टॉपिक मेंशन्ड है उसमें लॉ बनाने की अथॉरिटी एक पर्टिकुलर बॉडी को दी गई है। जैसे कि यूनियन लिस्ट में जो भी टॉपिक्स हैं उसमें सिर्फ सेंटर और सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है। स्टेट लिस्ट में जो टॉपिक्स दिए हुए हैं उसमें स्टेट गवर्नमेंट्स लॉ बना सकती हैं। वेरएस कॉन्करेंट लिस्ट में ये दोनों मिल के लॉज बनाते हैं। और अगर कोई ऐसा मुद्दा आता है जो इन तीनों में मेंशन नहीं है, उस पर पावर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास लॉ बनाने की, जिसे हम रेसिडुअरी पावर भी बोलते हैं। सो ये हो गया हमारा 7th शेड्यूल। चलिए अब समझते हैं कि ऐसा सेग्रीगेशन किया क्यों गया था। देखिए, अब ऐसा हो सकता था ना, कोई टॉपिक होता जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता कि हमें लॉ बनाना है बट स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना देती, तो ये दोनों आपस में लड़ते रहते कि ये तो मेरा टॉपिक था, ये तो मेरा टॉपिक था। तो इसलिए पहले ही इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि कौन लॉ बना सकता है। ठीक है, तो 7th शेड्यूल लाने का ये मेन मकसद था और आर्टिकल 246 में भी पावर्स का बाइफिकेशन दिया हुआ है। अब ये दोनों चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई हैं तो हम आगे इस डॉक्ट्राइन को समझने के लिए तैयार हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ऐसे मानिए कि एक बहुत ही क्यूट सा बच्चा था जिसको अपने सामने बहुत ही स्वादिष्ट खाना देखने को मिल रहा था। इसका बहुत मन था कि मैं इस खाने को जाके खा लूँ फटाफट, लेकिन इसकी मॉम ने बहुत ही गुस्से में इसे बोला कि इस खाने को हाथ मत लगाना, इस खाने को हाथ मत लगाना। ठीक है, अब इस बच्चे को लगी थी बहुत तेज भूख और इसने देखा इतना स्वादिष्ट खाना मैं कैसे स्किप कर सकता हूँ। तो इसको लगा कि मॉम ने बोला क्या है। मॉम ने बोला है कि इस खाने को हाथ नहीं लगाना, बट मैं इसे चॉपस्टिक से तो खा सकता हूँ। बिल्कुल, मतलब बोलते हैं ना कि जब घी सीधी उंगली से नहीं निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। बस यही तो है कलरेबल लेजिस्लेशन। देखिए, कलरेबल लेजिस्लेशन एक लैटिन मैक्सिम पे बेस्ड है जो कहती है कि कोई चीज़ अगर डायरेक्टली नहीं की जा सकती तो उसे इनडायरेक्टली भी नहीं करना चाहिए। अगर इस बच्चे को इसकी मॉम ने मना किया था कि खाने को हाथ मत लगाना, तो उनकी बातों में कोई लूप होल ढूंढ के और उसके बाद इसने खाना खा लिया, ये तो गलत चीज़ हो गई। बिल्कुल ऐसा ही होता है कभी कभी। यहाँ पे देखिए, कई बार स्टेट लिस्ट में जो मैटर लिखे होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर लॉ बना देता है
और बोलता है नहीं नहीं, मैं तो अपनी चीज़ पे लॉ बना रहा था, वो तो बाय डिफ़ॉल्ट तुम्हारे वाली तरफ से वो होती हुई गुजर गई। सेम वे होता है जैसे स्टेट गवर्नमेंट कभी कभी यूनियन लिस्ट वाली चीज़ पे लॉ बना देती है और बोलती है नहीं नहीं, मैं तो अपने टॉपिक पे लॉ बना रही थी, वो तो थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया तो तुम्हारे अरेना में आ गया। बट उस टाइम पे कोर्ट पिक्चर में आता है और वो बोलता है कि भैया देखो, तुम जो ये काम कर रहे हो ना, ये सरासर गलत है। तुम दूसरों की पावर्स छीन नहीं सकते हो। जो चीज़ तुम्हें डायरेक्टली करने के लिए मना किया गया है, तुम इनडायरेक्टली भी उसे नहीं कर सकते हो, कोई भी बहाना देके, कोई भी एक्सक्यूज प्लेस करके। अब आप सोचेंगे कि भैया ये तो लेजिस्लेटिव वर्क चल रहा था पूरा, इसमें तो सारा का सारा लेजिस्लेटिव काम था, तो इसमें कोर्ट कहाँ से आ गया, जुडिशरी की क्या अथॉरिटी हुई? तो देखिए, जुडिशरी बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का रक्षक माना जाता है, और जब भी कॉन्स्टिट्यूशन की किसी भी चीज़ को वॉयलेट करने की बारी आती है, या कोई भी इंसान, कोई भी अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई चीज़, किसी भी चीज़ को अगर वॉयलेट करता है, तो कोर्ट सामने आके कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, और ऐसी चीज़ें जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट आती हैं उन्हें नल एंड वॉइड डिक्लेयर करता है। तो सेम चीज़, अगर कोई भी लॉ ऐसा बनता है जिसको बनाने की परमिशन किसी एक पर्टिकुलर अथॉरिटी के पास नहीं है डायरेक्टली, तो वो उस पर्टिकुलर चीज़ पे इनडायरेक्टली भी लॉ नहीं बना सकता है। This doctrine is applied when legislature tries to accomplish something in backhanded way when it can't do it straightforwardly. ये कब अप्लाई होता है? जब लेजिस्लेशन कुछ ऐसा काम करना लगता है जो कि उसे डायरेक्टली करने की मनाही होती है, डायरेक्टली वो उस काम को नहीं कर सकता है। Then it says, it is an accepted principle of constitutional law that when a legislature, be it parliament at the center or provincial legislature, is invested with the power to pass a law in regard to a particular subject matter under the provision of the constitution, it is not for the court to sit in judgment over the act of the legislature. Of course, if the legislature is culpable, devise a contrivance to outstep the limits of the legislative power or use the language of private law is a fraudulent exercise of the power. The court may pronounce the legislature be invalid or ultra vires. मतलब अगर कोई भी चीज़ लेजिस्लेचर पावर्स के बियॉन्ड जाती है, उनके अरेना के बियॉन्ड चली जाती है, तो कोर्ट के पास पूरी इजाज़त है कि वो उस चीज़ को इनवैलिड डिक्लेयर कर दे या फिर पावर्स के बियॉन्ड डिक्लेयर कर दे। सो दिस इज़ वॉट वी कॉल डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। मतलब रंग बदलने से कुछ नहीं होता, मेन एसेंस प्रोटेक्टेड रहनी चाहिए। होप आपको ये डॉक्ट्राइन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई है। फ्यूचर में मैं इस डॉक्ट्राइन से रिलेटेड जो केस लॉज हैं उनको भी लेके आने वाली हूँ। सो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आई है, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम, अगर आपकी किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कोई रिक्वेस्ट है वीडियो को लेके, तो आप वो भी प्लेस कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच।